जय हिंद साथियों। अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर 2-3 दिन के बाद ये वीडियो आया है यूनिट 7 का। और अभी कोई से वीडियो नहीं आ रहे थे सर, बीच में 2 वीडियो आए थे संकल्पना और विचार इतिहास वाली, जो यूनिट में नए टॉपिक जोड़े गए हैं उनसे संबंधित। अब शायद वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। तो यूनिट 7 का ये 7वां टॉपिक है और इस बुक में ना टोटल 13 टॉपिक ही हैं। तो 7 आज कंप्लीट हो जाएंगे, 6 और बचेंगे, तो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी बुक पूरी। साथ ही मध्य प्रदेश जीके की क्लासें चल ही रही हैं, है ना, नए एडिशन से। और तथ्यवान करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है हमने मध्य प्रदेश का, उसके वीडियो डले हुए हैं, मैराथन वीडियो भी डला हुआ है। और जो यूनिट 9 है उसको भी कंप्लीट कर लिया है, उसके भी मैराथन वीडियो डला है और टॉपिक वाइज वीडियो भी डले हुए हैं। साथ ही यूनिट 10 जो है उसके सिर्फ 2 वीडियो रह गए हैं, तो वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। पोषण आहार, पोषक तत्व और कुपोषण के बारे में हमें इस टॉपिक में जानना है। तो पोषण में हमें जंतु पोषण को जानना है और पादप पोषण को। जंतु पोषण के अंतर्गत पूर्णभोजी, परजीवी और मात्रोपजीवी, साथ ही पादप पोषण के अंतर्गत स्वपोषण और विषम पोषण को जानना है। इनको समझेंगे एक एक करके सभी को। समाचार पन्नों से देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण वाटिका का नाम बदलकर रानी की बगिया कर दिया है, जो कि बहुत गलत किया है। पोषण पोषण वाटिका कितना अच्छा नाम लग रहा था। पोषण की बात करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं पोषण कहलाता है। तो क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट का परित्याग करते हैं, यह प्रक्रम ही पोषण कहलाता है। जंतु पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णभोजी। कौन सा है? पहला जो प्रकार है उसमें पूर्णभोजी है, उसे पूर्णभोजी कहते हैं। इसमें जीव पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उसे पचाकर अवशोषित करते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। तो जो पूर्णभोजी हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है शाकाहारी। वे प्राणी पादपों से भोजन लेते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो प्राणी पादपों को खाते हैं ना, उनको शाकाहारी कहते हैं। गाय हो गई, भैंस हो गई, ये कैसे हैं? शाकाहारी हैं। पूर्णभोजी में दूसरा है मांसाहारी। जो प्राणी अन्य जंतुओं के मांस को भी खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया। पूर्णभोजी में जो तीसरा प्रकार है वो सर्वाहारी है। ये प्राणी पादप और जंतु दोनों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कौवा हो गया और मानव हो गया। तो कौवे को आपने देखा होगा, मांस भी खाता है, साथ ही ये जो और भी चीजें होती हैं ना उनको भी खाता है। आप उसे छत पर रोटी डालेंगे ना तो वह भी खा लेता है। और चौथा जो है पूर्णभोजी का, उसमें है अपमार्जक। जो प्राणी मृत जंतुओं से भोजन लेते हैं उन्हें अपमार्जक कहा जाता है। तो जो प्राणी जो है मृत जंतुओं से भोजन लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अपमार्जक कहा जाता है। चींटी, बलचर, गिद्ध आदि इसका उदाहरण है। जो प्राणी मृत जंतुओं से भोजन लेते हैं उन्हें कहा जाता है अपमार्जक। जो मर चुके हैं ना, उनके मांस को खाते हैं, उनको कहते हैं अपमार्जक। जैसे चींटी हो गया, कॉकरोच वगैरह मरा डाला हो तो उसको खाती हैं, है ना। और बलचर, गिद्ध हो गए, जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं ना, वो कहीं मरे डले हो तो उनको खाया करते हैं। तो ये होते हैं अपमार्जक। अगला है परजीवी। जब एक जंतु अपने भोजन को दूसरे जंतु से प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मच्छर हो गया, जू हो गया, गोल कृमि हो गया। तो एक जंतु अपने भोजन को जब दूसरे जंतु से प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। मृतोपजीवी होता है एक, है ना। अगला है मृतोपजीवी। जब जंतु अपना भोजन सड़े गले और मृत पदार्थों से तरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है तो उसे मृतोपजीवी कहा जाता है। जैसे कवक हो गए, जीवाणु हो गए, इसका उदाहरण है। देखो अभी हमने देखा था अपमार्जक। अपमार्जक ना तरल के रूप में नहीं लेते हैं ना, लेकिन ये जो मृतोपजीवी है ना, ये सड़े गले मृत पदार्थों को क्या करते हैं? कार्बनिक रूप में, तरल कार्बनिक रूप में प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है मृतोपजीवी। जैसे कवक हो गए, जीवाणु हो गए। पादप पोषण, तो पौधों को अपनी वृद्धि के लिए, वृद्धि हेतु विभिन्न पोषक पदार्थों की जरूरत होती है। यह पोषण पौधों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त किया करते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो जो पादप पोषण में हम देख पा रहे हैं कि जो पादप होते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पोषण प्राप्त करते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्वपोषी होता है और एक होता है परपोषी। स्वपोषी में आपको याद रखना है कि जब पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की मदद से प्राप्त करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे और शैवाल किया करता है।
यह दो प्रकार का होता है, प्रकाश स्वपोषण और रासायनिक स्वपोषण। प्रकाश स्वपोषण में क्या होता है, इस पोषण में जो है पौधे अपना भोजन का निर्माण सूर्य की ऊर्जा से करते हैं, जो काम करते हैं हरे पौधे, तो ये प्रकाश स्वपोषण हो गया। वहीं रासायनिक में क्या होता है, इस पोषण में पौधे अपने भोजन का निर्माण रासायनिक पदार्थों तथा किण्वनों से करते हैं, जैसे नाइट्रोजन जीवाणु होता है। अब हमने देखो स्वपोषी देखा पहले, उसमें भी दो देखे, प्रकाश स्वपोषण और रासायनिक स्वपोषण। अब हम आते हैं विषमपोषी पोषण पे। तो इसमें पौधे स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों व पौधों पर निर्भर होते हैं। इनमें निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे परजीवी पौधे हो गए, जैसे अमरवेल होता है, रेफ्लेसिया होता है, ये क्या होते हैं, परजीवी पौधे होते हैं। मृतोपजीवी पौधे हो गए, तो इसमें शामिल है माइकोराजा, अन्न कवक आदि। और कीटभक्षी पौधे में यूट्रिकुलेरिया या ब्लैकबर्ड, घटपर्णी, ये क्या है, कीटभक्षी पौधे हैं। तो हमने देखो क्या देखा, हमने देखा स्वपोषी पोषण। पहले हमने पादप पोषण देखा, पादप पोषण के अंतर्गत स्वपोषी और विषमपोषी जानना था। स्वपोषी में हम आगे बढ़े तो हमने उसके दो प्रकार देखे, प्रकाश स्वपोषण और रासायनिक स्वपोषण। और फिर जब हमने विषमपोषी देखा तो उसमें तीन भाग देखे, परजीवी पौधे जिसमें अमरवेल और रेफ्लेसिया का उदाहरण याद रखना है, मृतोपजीवी पौधे माइकोराइजा, अन्न कवक है ना, और कीटभक्षी पौधों में यूट्रिकुलेरिया या ब्लैक बर्ड, घटपर्णी जो है इसके उदाहरण हैं। देखो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अभी तक क्या समझा है ना, तो उस पे आओ। पहले हमने पोषण को देखा सबसे पहले, और जंतु पोषण। जंतु पोषण में भी हमने पूर्णभोजी देखा, उसके चार प्रकार देखे पूर्णभोजी में, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। अपमार्जक कौन से होते हैं, जो प्राणी मृत जंतुओं से भोजन लेते हैं वो अपमार्जक होते हैं। फिर हमने परजीवी देखा है ना, जो दूसरों पर परजीवी वे होते हैं जो दूसरे जंतु से प्राप्त करते हैं भोजन को, परजीवी होते हैं। फिर हमने मृतोपजीवी देखा है ना, और मृतोपजीवी क्या करते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों से तरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं। पादप पोषण पे आए, उसमें दो प्रकार देखे, स्वपोषण, स्वपोषी पोषण है ना, और इसमें भी दो थे स्वपोषी में, एक तो था प्रकाश स्वपोषी और एक था रासायनिक। फिर हम आए कौन पर, विषमपोषी में, इसमें तीन प्रकार देखे हैं, परजीवी पौधे, मृतोपजीवी पौधे और कीटभक्षी पौधे। अब हमें बात करनी है पोषक तत्वों की। क्या होते हैं पोषक तत्व, ऐसे पदार्थ जिन्हें जंतुओं द्वारा अपनी वृद्धि तथा जैविक क्रिया करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यह कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के होते हैं। तो पोषक पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जंतु पोषक पदार्थ तो देखेंगे, कार्बनिक में देखेंगे। जंतु पोषक तत्व में कार्बनिक में कौन सा आता है, कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। वहीं अकार्बनिक में लोहा हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सब अकार्बनिक हैं। एक एक करके समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बनिक पदार्थ में, कार्बोहाइड्रेट, इसका सूत्र होता है CHO है ना। तो इसमें जो रेशियो है 1:1 का रेशियो है, और जैसे C6H12O6 है ना, तो इसमें भी 1:1 का रेशियो बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। इससे शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। स्रोत क्या है, आलू से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, अनाज है ना, चावल गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। यह तीन प्रकार से शरीर में उपस्थित होता है, एक तो होता है मोनोसेकेराइड के रूप में, डाइसेकेराइड के रूप में, और तीसरा है पॉलीसेकेराइड के रूप में। तो जब पूछा जाए मोनोसेकेराइड के रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है मोनोसेकेराइड, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आदि आते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। डाइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की दो यूनिट होती हैं इसमें। तो जैसे सुक्रोज है, ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है सुक्रोज, और जो माल्टोज है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से, दो ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, और जो लैक्टोज है ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके जो है वो गैलेक्टोज बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड जो हैं वो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। अब आते हैं पॉलीसेकेराइड पे। इसमें मोनोसेकेराइड की बहुत सारी यूनिट होती हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, गोंद हो गए। तो जो मोनोसेकेराइड है पहला प्रकार है, उसकी बहुत सारी यूनिट मिलकर बनती हैं पॉलीसेकेराइड। अन्य तथ्यों को देखें, सर्वाधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज है, कौन सी है, सर्वाधिक मीठी शर्करा जो है वो फ्रक्टोज है, और सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है।
सर्वाधिक ऊर्जा वाली शर्करा कार्बोहाइड्रेट माल्टोज है, जैसे कि सूखे मेवे में पाया जाता है सर्वाधिक ऊर्जा वाली शर्करा। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। तो जो लैक्टोज होता है ना, इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और कैप्सूल के कवर का जो स्टार्च से बने होते हैं, जो कैप्सूल के कवर होते हैं वो दवाइयों वाले, मेडिसिन वाले जो कैप्सूल होते हैं, उनका जो कवर होता है ना ऊपर का, वो स्टार्च का बना होता है। तो पूछा जाए कि कैप्सूल का कवर किसका बना होता है, तो स्टार्च आप आंसर करेंगे। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। पहला ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अमीनो अम्ल की संख्या सामान्यतः 20 होती है, जिसमें से 10 शरीर द्वारा एवं 10 शेष जो है वो भोजन से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रोटीन बनते हैं। शोध द्वारा 2 नए प्रकार के अमीनो अम्ल खोजे गए थे, तो कुल संख्या 22 भी मानी जाती है। आपको ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर करना है। प्रोटीन के कार्यों की बात करें तो प्रोटीन नई कोशिकाओं के निर्माण की शरीर की संरचना के निर्माण में सहायक होते हैं। और प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं, तो सोयाबीन हो गया, दलहन हो गया, मूंगफली हो गया, मछली हो गई, अंडा होगा। और इसकी अगर प्रोटीन शरीर को ना मिले तो क्या होगा फिर, तो मरासमस जो रोग है वो होगा बच्चों में, क्वासियो उरकर जो है वो होगा। जैसे सामान्यतः बच्चों में 1 से 1.5 वर्ष के पहले होता है। यह प्रोटीन और वसा कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है मरासमस। और वहीं क्वासियोरकर जो है, यह 1.5 वर्ष या सामान्य बच्चों में 1.5 वर्ष के बाद होता है क्वासियोरकर। प्रोटीन के प्रकार में सिंपल प्रोटीन जो होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं उन्हें सिंपल प्रोटीन कहते हैं, है ना। और उदाहरण के लिए इसमें फाइब्रिन, ग्लोबिन और सिन इसका उदाहरण है, ये सिंपल प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में ऐसे प्रोटीन जो अमीनो अम्ल व खनिज मिनरल से मिलकर बनते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ये हिम खनिज, और ग्लोबिन अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, तो ये हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का उदाहरण है। ड्राइवेड प्रोटीन की बात करें, व्युत्पन्न प्रोटीन, तो ऐसे प्रोटीन साधारण प्रोटीन के विघटन से बनते हैं। फाइब्रिन के विघटन से फाइब्रिनोजन बनता है, और थ्रोम्बिन के विघटन से प्रोथ्रोम्बिन बनता है, इसका उदाहरण है। देखो विभिन्न प्रकार के परीक्षा उपयोगी प्रोटीन को देखें तो दूध में जो है कैसीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है दूध में, सफ़ेद रंग का जो दूध होता है उसमें कैसीन होता है, और पीले रंग के दूध में कैरोटीन होता है। गेहूं में प्रोटीन के रूप में ग्लूटीन होता है। तो पूछा जाए गेहूं में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो ग्लूटीन मिलता है गेहूं से। हड्डी में ओसीन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है हड्डी में ओसीन। नाखून और बाल जो होते हैं उनमें अल्फा कैरेटिन होता है, और मकड़ी का जो जाल होता है उसमें बीटा कैरेटिन होता है। अंडा जो है उसमें एल्ब्यूमिन होता है अंडे में। ये प्रोटीन के जो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते थे उनकी जानकारी थी। अब हम वसा की बात करेंगे। वसा शरीर को संचित ऊर्जा प्रदान करता है, स्टोरेज एनर्जी प्रदान करता है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को प्रतिरोधक प्रदान करता है। बीमार होने पर शरीर सबसे पहले वसा का उपयोग ही करता है। वसा की कमी से शरीर दुबला व त्वचा रूखी हो जाती है, और वसा की अधिकता से हृदय रोग व मोटापे की समस्या जो है वो बढ़ती है। तो वसा जब इकट्ठा होता है ना शरीर में, तो मोटापा बढ़ सकता है, हृदय रोग हो सकते हैं, और कमी हो जाए अगर तो दुबला पतले हो जाते हैं और त्वचा रूखी हो जाती है। एनर्जी का काम करते हैं ये वसा, है ना। वसा के भी 2 प्रकार हैं, एक तो संतृप्त वसा होता है और एक होता है असंतृप्त वसा। जो संतृप्त वसा है इसमें अधिक वसा की उपलब्धता होती है, जैसे घी, मक्खन, डालडा, नारियल का तेल। और असंतृप्त वसा इसमें कम वसा की उपलब्धता होती है। उदाहरण मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल असंतृप्त वसा का उदाहरण है। अब हम विटामिन को देख लेते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे होते हैं जल में अघुलनशील। तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील जो होते हैं ना, वो होते हैं बी और सी, ये बस 2 हैं जो जल में घुलते हैं। और जो वसा में घुलते हैं वो के ई डी ए होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो कीड़ा करके याद रख लेना, नाम रख लो इसका कीड़ा, तो ऐसे याद हो जाएगा। देखो कीड़ा क्या है, जल में नहीं घुलता ना, तो उसे वसा में घुलना पड़ता है। तो ऐसे याद रख लेना कि जो 4 विटामिन है के ई डी ए कीड़ा, ये वसा में घुलनशील है। विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन जो हैं रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो शरीर की मरम्मत करने का कार्य करते हैं। इनसे वृद्धि नहीं होती है, इनसे मरम्मत होती है। अलग अलग विटामिन, उनके खोजकर्ता और उनके रासायनिक नाम और कमी से रोग को समझते हैं। देखो जो विटामिन ए है, विटामिन ए, इसके रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है रासायनिक नाम,
रेटिनॉल है, और रोग का अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी होती है। क्या होता है? रतौंधी होती है। प्राप्त कहाँ से होता है विटामिन ए? गोल्डन राइस, गाजर खाने से, हरी सब्जियां खाने से और मूंगफली खाने से विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए की खोज करता है मैकुलम। ये हमने पहले वीडियो में भी देखा था, जब फर्स्ट वीडियो आया था तो इनके सारे खोजकर्ताओं के नाम हमने देखे थे। विटामिन बी 1 जो है उसका रासायनिक नाम है थायमीन, और विटामिन बी 1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा? बेरी बेरी। चावल और सभी अनाजों से विटामिन बी 1 मिलता है, और इसकी भी खोज की थी मैकुलम ने। तो विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की है मैकुलम ने। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है इसे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है इसे। और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। किसी का बच्चा रो रहा है आसपास। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है ना। और ये कहाँ से मिलता है? तो आपके अंदर अगर विटामिन सी की कमी है तो आप आंवला खाइएगा, और आंवला चूर्ण भी खा सकते हो ना, आंवला पाउडर। तो उससे भी आपको विटामिन सी मिल सकता है। किसने खोज की थी? होलकट और जेम्स लैंड जो है ना, इन्होंने विटामिन सी की खोज की थी। कैल्सीफेरॉल है जो इस देखो, विटामिन डी जो है उसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का, और इसकी कमी से होता है रिकेटिस। कैसे मिलता है विटामिन डी? सर्वाधिक सूर्य की किरणों से मिलता है, दूध और अंडा से ही मिलता है। और होपकिंस जो है उन्होंने विटामिन डी की खोज की थी। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। बांझपन और एनीमिनियम विटामिन ई की कमी से होता है। बादाम हो गए, अंकुरित अनाज हो गए, इनसे विटामिन ई प्राप्त होता है, और हर्बर्ट इबॉन्स जो है इसके खोज करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। रक्त स्कंदन इससे होता है, और कमी से इसकी। और पपीता, खजूर, कीवी से विटामिन के प्राप्त होता है। हेनरिक ने इसकी खोज की है। तो पूछा जाए विटामिन ई की खोज किसने की है? हेनरिक ने। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त स्कंदन होता है। ठीक है ना, इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को समझते हैं, क्योंकि विटामिन बी के अंतर्गत अलग अलग विटामिन आते हैं बहुत सारे। जैसे विटामिन बी 1 का तो रासायनिक नाम थायमिन होता है। अब हम विटामिन बी 2 से शुरू करते हैं। विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन। इसमें इसकी कमी से मुंह में छाले आते हैं, राइबोफ्लेविन की कमी से। और इसका स्रोत है दूध और पनीर में आपको विटामिन बी 2 मिलेगा। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन, और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा। और ये हरी सब्जी और गन्ने से मिलता है विटामिन बी 3। विटामिन बी 5 जो है पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है इसे रासायनिक नाम। और बालों का सफ़ेद होना इसकी कमी का उदाहरण है। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो विटामिन बी 5 आपको लेना चाहिए, बालों का सफ़ेद होना। आंवला और मूंगफली में विटामिन बी 5 होता है। विटामिन बी 6 जो है पायरिडॉक्सिन इसे कहा जाता है। एनीमिया, रात के सपने याद नहीं रहते हैं इसकी कमी से। और दूध, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है बी 6। विटामिन बी 7 जो है ये बायोटीन कहलाता है। क्या? बायोटीन रासायनिक नाम है। और लकवा और बालों का झड़ना इसकी कमी के कारण होता है, विटामिन बी 7 के कारण। आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन बी 7 जो है वो आंवले में होता है। देखो, आंवले से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप आंवले का सेवन करते हो ना बीच बीच में, तो एक तो आपकी स्किन चमकेगी, है ना, बाल नहीं झड़ेंगे, भविष्य में लकवा नहीं लगेगा, है ना। और फिट बने रहोगे हमेशा अगर आंवला लेते हो। तो आंवला बहुत सारी चीज़ों की दवा है। बी 8 जो है इसे इनोसिटॉल कहा जाता है रासायनिक नाम। और आंत में संक्रमण होता है इसकी कमी के कारण। विटामिन बी 9 जो है फॉलिक अम्ल, आंत में संक्रमण इसके कारण भी होता है। और बी 12 जो है साइनोकोबालामिन कहा जाता है। बिना वजह शरीर में दर्द होना बी 12 की कमी के कारण होता है। तो आपको याद रखना है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन याद रखना है। तो एग्जाम हेल्प में बात करें तो जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान केंद्र है ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। और पोषण विज्ञान का जनक लेवेजियर को कहा जाता है। तो पूछा जाए पोषण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह भी हैदराबाद में है। तो पोषण संस्थान भी हैदराबाद में है राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र भी हैदराबाद में है। हाल ही में सरकार द्वारा मोटे अनाज को श्री अन्न की संज्ञा दी गई है। और श्री अन्न के लिए एक संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो आप बताएंगे डिंडोरी में। अब हम अकार्बनिक पदार्थों पे आते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में पहला है आयरन।
आयरन, आयोडीन, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको देखना है। तो अकार्बनिक पदार्थ में पहला है आयरन। आयरन का स्रोत है अमरूद और पालक। क्या है? अमरूद और पालक जो है ये आयरन का स्रोत है। तो आप, अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आप अमरूद खाइए, पालक खाइए, है ना। और इसकी कमी से रोग होता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। आरसीबी के निर्माण में सहायक होता है आयरन। आयोडीन जो है ये समुद्री भोजन, शैवाल और नमक से आयोडीन प्राप्त होता है। थायरॉक्सिन के निर्माण में सहायक होता है और इसकी कमी से होता है घेंगा रोग। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। कॉपर, खजूर, चुकंदर, अनार खाते हो तो आपको कॉपर मिलेगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। और अगर कॉपर की कमी हो जाती है शरीर में तो हाई प्रोक्यूप्रेमिया होता है। वो प्रेम नहीं, ये प्रेमिया है ना। कैल्शियम की बात करें तो नींबू, दूध, अंडा से कैल्शियम मिलता है ना। खट्टी चीज़ों से भी मिलता है और दूध और अंडा से भी। दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो टिटेनी होता है। कैल्शियम की कमी से टिटेनी। सोडियम जो है खाने वाले नमक में, साथ ही दूध और अंडा में भी सोडियम होता है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। हाइपोनेट्रीमिया जो है इसकी कमी के कारण रोग होता है। पोटेशियम की कमी के कारण लकवा और हाइपोकेमीलिमिया होता है। सभी प्रकार के अनाज में पोटेशियम मिलता है, यह शारीरिक संतुलन में सहायक होता है। तो देखो, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, कॉपर की कमी से हाई प्रोक्यूप्रेमिया होता है, कैल्शियम की कमी से टेटेनी, सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया और पोटेशियम की कमी से लकवा होता है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब हम मानव आहार पे आते हैं। तो एक होता है संतुलित आहार, है ना। ऐसा आहार जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों उसे कहते हैं संतुलित आहार। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ निश्चित मात्रा में होते हैं जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि शरीर को क्या होता है? प्राप्त होता है। शरीर में जो आवश्यक तत्व हैं पहले उनको देखते हैं। दीर्घ मात्रा तत्व, है ना। तो इस टेबल को हम समझ रहे हैं। दीर्घ मात्रा तत्व जो हैं शरीर में इनकी आवश्यकता अधिक होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। और लघु मात्रिक तत्व जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो शरीर में इनकी आवश्यकता कम होती है, जैसे खनिज पदार्थ हो गए, विटामिन हो गए। आवश्यक कैलोरी क्षमता की बात करें तो देखो, 4 घंटे प्रतिदिन कार्य का प्रकार है। 4 घंटे प्रतिदिन तो आपको 2000 कैलोरी चाहिए पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए चाहिए 2100 कैलोरी। 8 घंटे प्रतिदिन अगर कार्य करना है तो 3000 कैलोरी चाहिए और महिलाओं को चाहिए है 2500। और 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करने के लिए 3600 कैलोरी चाहिए पुरुषों को और 3000 चाहिए है महिलाओं को। इतना याद रखना है। हाँ, मानव शरीर संरचना में हम देखें तो देखो, ऑक्सीजन जो होती है ना वो 65% होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में 65% होती है। कार्बन जो है वो 18% होती है। हाइड्रोजन 10% होती है और नाइट्रोजन जो है वो 3% होती है। इसके अलावा अदर तत्व भी होते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, कितनी? 65%। फिर कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और अदर तत्व शामिल होते हैं। अब हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है खाद्य पिरामिड निम्न प्रकार से होना चाहिए। देखो, तो ये दिख नहीं रहा है पीडीएफ में साफ साफ, तो आप 1 मिनट रुकेंगे, इसको हम बता ही देते हैं आपको खाद्य पिरामिड कैसा होना चाहिए। क्यों हम बाद के लिए छोड़ें किसी चीज़ को, अभी निपटा डालते हैं और क्या। देखो, तो खाद्य पिरामिड जो है इसमें भोजन की मात्रा के बारे में बताया गया है ना। तो सबसे ऊपर जो है वो खट्टी चीज़ें सबसे कम होनी चाहिए। हरी सब्जियों का एक बैलेंस होना चाहिए और अनाज भी शामिल होनी चाहिए, मतलब एक संतुलित बैलेंस बताया गया है इसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना तो नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। पोषण से संबंधित जीवों के मध्य संबंध 2 प्रकार से होते हैं। एक तो सकारात्मक संबंध होते हैं, एक नकारात्मक संबंध होते हैं जीवों में। सकारात्मक संबंध में 2 प्रकार देखने हैं, सहजीविता और सहोकारिता। और नकारात्मक संबंध में परजीवी, प्रतिस्पर्धा और असहभोजिता। इनको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। पहले हम सकारात्मक पे आते हैं। देखो, सकारात्मक इसका नाम ही है। सकारात्मक में सहजीविता और साहूकारिता याद रखना है। सकारात्मक मतलब लाभ हो रहा होगा किसी को, हानि किसी को नहीं हो रही होगी, इसीलिए इनको सकारात्मक कहा गया है।
सकारात्मक में क्या होता है सहजीविता में? पहला है, इसमें दोनों को लाभ होता है, जो दोनों जीव होते हैं इसमें दोनों को लाभ होता है, दोनों जीव साथ साथ रहते हैं इसमें, जैसे लाइकेन हो गया, कवक और शैवाल इसमें साथ साथ रहते हैं। जैसे माइकोराजा हो गया, उच्च पौधों की जड़ों और कवक के साथ रहता है माइकोराजा, तो इसमें दोनों को ही लाभ होता है। और जो सहभोजिता होता है कमंसेलिज्म, इसमें एक को लाभ होता है और एक को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, मतलब हानि किसी को नहीं होती है लेकिन लाभ सिर्फ एक को होता है, जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। जैसे शार्क और रेमोरा मछली। तो रेमोरा मछली क्या करती है, जो शार्क मछली के ऊपर जो है वो बैठ जाती है कहीं भी आने जाने के लिए, और जहां तक उसको जाना होता है उसके बाद वो नीचे गिर जाती है। तो रेमोरा मछली ये काम करती है। इससे लाभ हो रहा है किसको? रेमोरा मछली को। शार्क को तो रेमोरा मछली से कोई लाभ नहीं है ना। हाँ, अब आते हैं नकारात्मक संबंध पे, जिसमें पहला है परजीवी, पैरासाइट। इसमें एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है। इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, किसमें? पैरासाइट में, परजीवी में। उदाहरण के लिए अमरवेल, बीमारी पैदा करने वाले सभी सूक्ष्म जीव भी इसका उदाहरण है। अमरवेल को क्या लाभ होता है? अमरवेल को आश्रय मिलता है एक पेड़ पे और पोषण तत्व भी मिलता है उस पेड़ से, लेकिन जिस पेड़ पर अमरवेल छाती है ना, उस पेड़ पौधों को नुकसान होता है। तो परजीवी में एक को लाभ एक को हानि। प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होता है, दोनों को ही हानि होती है, इसमें दोनों जीवों को हानि होती है। और असहभोजिता में एक को हानि होती है और एक को ना लाभ होता है और ना हानि होती है। जैसे एंटीबायोटिक बनाने वाले जीव, इसको क्या हो रहा है? एक को हानि हो रही है जबकि दूसरे को कोई लाभ नहीं हो रहा है। अब हम कुपोषण को समझते हैं। तो शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना कुपोषण कहलाता है। जब शरीर को क्या है, लंबे समय तक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उसी को कहते हैं कुपोषण। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। कुपोषण 4 व्यापक रूपों में प्रकट होता है। एक तो वेस्टिंग होता है, इसमें वजन ऊंचाई के हिसाब से कम होता है। स्टंटिंग, लंबाई उम्र के हिसाब से कम। अल्प पोषण, भोजन में अपर्याप्त कैलोरी। और बाल मृत्यु दर। तो कुपोषण 4 व्यापक रूपों में प्रकट होता है। तो बाल मृत्यु दर में क्या होता है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर इसमें शामिल होती है। कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं? शरीर की वृद्धि रुक जाना, मांसपेशियां ढीली होना या सिकुड़ना, कार्य करने पर शीघ्र थकान आना, शरीर का वजन कम होना तथा कमजोरी, झुर्रियां, पीले रंग की त्वचा होना, मन में उत्साह न रहना, चिड़चिड़ापन होना, घबराहट होना, बाल रूखे होना, चमक रहित होना, आंखें धंसती हुई और उनके चारों ओर डार्क सर्कल का निर्माण, नींद व पाचन क्रिया का गड़बड़ होना, ये सब कुपोषण के उदाहरण हैं। कुपोषण के लक्षण हैं। अब हम कारण पर आते हैं। तो कारण तो आप मन से भी सोच सकते हो, है ना। जैसे गरीबी और बेरोजगारी है तो वहाँ जो अच्छे पोषक तत्व है ना वो नहीं प्राप्त हो पा रहे, अच्छा आहार प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो कुपोषण होगा। लैंगिक असमानता है तो भी हो सकता है। स्तनपान का अभाव, अनियमित जीवन शैली हो किसी की, पोषण जागरूकता का अभाव होगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना इसका भी अभाव हो तो फिर कुपोषण होगा ही। जनसंख्या विस्फोट और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ये सब कुपोषण के कारण हैं। कुपोषण से संबंधित योजनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी भारत सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति मिशन जो है, निर्माण योजना जो है, ये अब प्रारंभ हुई थी 2021 में और इसका टैगलाइन है सही दिशा सही पोषण देश रोशन। सही पोषण देश रोशन जो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का टैगलाइन है। इस योजना ने मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लिया है। प्रधानमंत्री शक्ति योजना को 5 वर्ष 2021-22 से 25-26 के लिए प्रभावी रूप से लागू किया गया है। सही पोषण देश रोशन इसकी टैगलाइन है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की। पोषण शक्ति योजना में देखें तो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को भोजन मिलता है। आवश्यक 700 कैलोरी की पूर्ति की जाती है। मध्य प्रदेश इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के द्वारा किया जा रहा है। पोषण अभियान की बात करें जो कि 2018 में शुरू हुआ, इसके अंतर्गत कुपोषण के चरणबद्ध तरीके से दूर करने के लिए आगामी 3 वर्षों के लिए लक्ष्य रखा गया है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। पोषण अभियान 2018 में शुरू हुआ, जिसमें 3 चरणों में कुपोषण को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।
पोषण अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य की बात करें तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन से बचाव एवं इसमें कुल 6% प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना है। 0 से ही 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव और इसमें भी 6% प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना है। साथ ही 6 से जो 59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार मैकुलन 9% प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना है। 15 से 49 वर्ष की जो किशोरियां हैं, गर्भवती हैं एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9% प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना है। क्योंकि 3 वर्ष का टारगेट है ना, तो प्रति वर्ष 3% कम करते जाएंगे तो 9% कमी होगी। कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6% प्रति वर्ष 2% की कमी दर की कमी लाना है। स्रोत क्या है? ये महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश शासन के आंकड़े हैं, वहां से इसको उठाया गया है। पोषण आहार योजना, इसके तहत आंगनबाड़ी में केंद्रों में पोषण आहार की व्यवस्था की जाती है। पोषण आहार योजना के तहत प्रदेश में संचालित 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 84,465 आंगनबाड़ी केंद्र और 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृत किया गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण आहार की व्यवस्था की जा रही है। पोषण आहार योजना के तहत किशोरी बालिका योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित समस्त जिलों में किशोरी बालिका योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 11 से 14 वर्ष तक की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह के 6 दिन टेक होम राशन के रूप में पोषण आहार दिया जाने का प्रावधान किया गया है किशोरी बालिका योजना के तहत। अगला अभियान है जिसे याद रखना है लाड़ो अभियान। इसमें मध्य प्रदेश देश में प्रथम राज्य है लाड़ो अभियान में, जिसने बाल विवाह की रोकथाम हेतु 2013 में लाड़ो अभियान प्रारंभ किया था। शौर्य दल राज्य में महिलाओं के प्रति अनुकूल वातावरण निर्माण करने और उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर शौर्य दल का गठन किया गया है। लालिमा अभियान की बात करें, एनीमिया से मुक्त बनाने के उद्देश्य से 2016 में यह अभियान प्रारंभ हुआ। तो एक तो आपको 2016 याद रखना है कि 2016 में लालिमा अभियान शुरू हुआ था। इसमें आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं लालिमा अभियान के तहत। अगला अभियान है माँ अभियान, मदर अब्सोल्यूट अफेक्शन इसका फुल फॉर्म है। अभियान स्तनपान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 में प्रारंभ किया गया है माँ अभियान को। प्रोजेक्ट शक्तिमान की बात करें तो आदिवासी एवं कुपोषण ग्रस्त क्षेत्रों में कुपोषण को कम करना, इसके तहत कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त कैलोरी व पोषण तत्वों से युक्त पोषण आहार व चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं प्रोजेक्ट शक्तिमान के तहत। पोषण के प्रमुख संकेतों पर मध्य प्रदेश की स्थिति अभी हम देखेंगे। पहले ऊपर से कंटेंट जो रह गया है उसको पूरा कर लेते हैं। तो PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो जब भोजन में प्रोटीन और ऊर्जा या कैलोरी की कमी होती है उसके परिणाम स्वरूप PEM जो है वो होता है। प्रोटीन ऊर्जा अल्पोषण PU जिसे पहले प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहा जाता है। PEM के मुख्य रूप होते हैं, एक तो होता है क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी के कारण होता है, मेरास्मस प्रोटीन कैलोरी इनटेक की कमी के कारण होता है और मेरास्मिक क्वासियोरकर जो है इसमें रूप में क्वासियोरकर और मरासमस जो है वो दोनों ही मिश्रित लक्षण होते हैं। बॉडी मास इंडेक्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। कैसे निकाला जाता है BMI? तो वेट इन किलोग्राम को भाग दिया जाता है हाइट इन मीटर स्क्वायर से, इससे भाग दिया जाता है तो BMI निकल आता है। BMI जो है वो 18 से 30 से अधिक होता है। अगर 18.5 से 24.9 होता है तो नॉर्मल, 25 से 29 होता है तो आप ओवरवेट होते हो, अगर 30 से ज़्यादा है तो आप मोटापा में शामिल हो, और अगर आपका वेट जो BMI है 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हो, है ना। अब हम मध्य प्रदेश में पोषण के प्रमुख संकेतों के आधार पर मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो निगरानी और निष्कर्ष संकेत देखना है, जिसमें पहला है कम वजन वाले बच्चे। कम वजन वाले बच्चे जो हैं वर्तमान स्थिति में परसेंट में 42.8% बच्चे जो हैं वो कम वजन वाले बच्चों के अंतर्गत शामिल हैं। पोषण अभियान जो कि 2022 में शुरू किया गया है, इसमें अल्प अवधि के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 36% पर वापस लाना है।
और मध्यावधि का लक्ष्य है WHA 2025, इसमें 25.70% है ना। और जो SDG 2030 है, वर्ष 2030 तक हर प्रकार के कुपोषण का अंत करना ये लक्ष्य रखा गया है। ठिनगीपन से प्रभावित बच्चों में 42% बच्चे ठिनगीपन से ही प्रभावित हैं मध्य प्रदेश में, और दुबलेपन से प्रभावित बच्चों में 25.8% आंकड़ा आपको याद रखना है। ये आंकड़े महिला एवं बाल विकास विभाग से लिए गए हैं। तो कम वजन वाले बच्चे कितने प्रतिशत हैं? 42.8। ठिनगीपन से प्रभावित बच्चे कितने हैं? 42%। और दुबलेपन से प्रभावित कितने हैं? 25.8% है। गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्यों को अब हम समझ लेते हैं। देखो, अधिकतम एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। तो अधिकतम एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। तो पूछा जाए कि मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है कहाँ होता है? अमाशय में प्रारंभ होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत अग्नाशय है। तो एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? अग्नाशय है। और कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर क्या होता है? कम होने लगता है। विटामिन की सहायक आहार कारक कहा जाता है। और घाव भरने के लिए विटामिन सी का उपयोग होता है। विटामिन B12 जो है उसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, कि कमी से कीलोसिस रोग भी होता है। फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन अधिक होता है। और पानी कैलोरी फ्री आहार है। जो पानी कैलोरी है वो फ्री आहार है। फास्फोरस हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन बनाता है। जो करौंदा फल होता है उसमें लोह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं। और माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार देता है, किंतु इसमें लोह तत्व का जो है वो अभाव होता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है ना, इतना याद रखना है। अलसी जो होती है उसमें ओमेगा 3 बसीय अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मायोग्लोबिन लगभग सभी पेशीय ऊतकों में पाया जाता है, जिसका मुख्य घटक लोह है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो यह Hg का तात्पर्य पारामर्करी से है। दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक पोषक तत्व बोरान है। और पौधों में पानी जाइलम के द्वारा पहुंचता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि यूट्यूब चैनल जो है और टेलीग्राम चैनल दोनों पर ही स्ट्राइक की गई थी, और चैनल जो है वो खतरे में आ गया था। अच्छा, यूट्यूब क्या करता है, वो देखते हैं कि अगर लाइक व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो वो सस्पेंड कर देंगे चैनल को। उनको समझ में आ जाएगा कि ये चैनल सस्पेंड कर देना चाहिए, है ना, फालतू कंटेंट है। जबकि ये फालतू तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इससे ना जाने कितने बच्चों की बहुत हेल्प हो रही है। तो आप ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से सपोर्ट करेंगे कि ऐसे ही हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।